हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, अगर पिछले 10-15 दिन अगर आप न्यूज़पेपर्स को आपने पढ़ा होगा तो आपने राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को कई अर्थों में समझा होगा, देखा होगा। जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो कहते हैं ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। जो लोग राष्ट्रवाद को क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि ये एक राजनीतिक टूल है जो विश्व में विभिन्न देशों में उदित हुई और आजकल भारत में बहुधा बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इसी बिंदु पे, इसी विषय पे पुनः एक संवाद के साथ मैं और पंकज सर वापस मौजूद हैं। और देखिए, हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि इस प्रकार के जितने भी विषय हैं उनको बड़े सरल तरीके से आपके समझ प्रस्तुत करना, अंतिम उत्तर आपको देना है। हमारा यहाँ पे कार्य यह है कि आपके सामने बिंदुओं को रखना, प्रस्तुत करना। और सर, हमारा जो यूपीएससी संवाद है, बच्चों ने इतना ज़्यादा उसको प्यार दिया, पहले तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और लगातार हम इसी प्रकार के ज्वलंत और अच्छे विषयों पे संवाद लाते रहेंगे। तो सर, शुरू करते हैं राष्ट्रवाद से ही। क्या है राष्ट्रवाद आपके हिसाब से, क्या है और ये अवधारणा कहाँ से आई राष्ट्रवाद की? जी देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि वास्तव में एक साझा पहचान लोगों को देती है, संस्कृति, इतिहास और मूल्यों के आधार पर लोगों को एकजुट करती है। ये सामाजिक एकता को बढ़ाती है और समाज में होने वाले विचलन और विखंडन को कम करती है, क्योंकि हम एक भावना से, एक सूत्र से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस संदर्भ में बेनेडिक्ट एंडरसन की एक थीसिस है, इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ करके, जिसमें वो कहते हैं कि राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है और उस जो लोगों को एक साथ बांधता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से कभी भी एक दूसरे से ना मिले हों। तो यहाँ से ये अवधारणा आप देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक दौर में जाएं, अगर हम पुराने दौर, अपनी हिस्ट्री और कल्चर में जाएं, तो वाल्मीकि रामायण में युद्ध पर्व में मिलता है, जब भगवान राम कहते हैं, भगवान राम से कहा जाता है कि आप लंका जीत गए हैं तो आप यहीं रुक जाइए। तो वे कहते हैं, अपि स्वर्गमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है। ये राष्ट्रवाद का वो कोर है, वो बीज है जो हमें अपने संस्कारों में, हमारे इतिहास में दिखाई देता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज वे में भी देखें, तो आदि शंकराचार्य जो केरला से हैं और पूरे देश में 4 धाम स्थापित करते हैं, ये एक राष्ट्र की अवधारणा का शुरुआत है, जहाँ पे हम कह सकते हैं। तो ये हमारे रूट में है। वास्तव में हम इसी रूट के साथ बड़े हुए, ये हमारी पहचान बना। लेकिन अगर हम मॉडर्न सेंस में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम अगर आज के रेफरेंस में राष्ट्रवाद की बात करें, तो आधुनिक राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है वो फ्रांसीसी क्रांति से होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बेसिकली पहली बार ये स्थापित किया गया कि राज्य राजा का नहीं होगा, राज्य नागरिकों का होगा। तो एक तरीके से यहाँ से शुरू होता है नागरिक राष्ट्रवाद, और इसको और ज़्यादा इम्पेटस दिया, और ज़्यादा बल दिया नेपोलियन ने। और नेपोलियन ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया और कई यूरोप के देश इसकी प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी हो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रवाद शुरू हुआ, और जिसमें जैसे जर्मनी है, स्पेन है, वहाँ का जो नेशनलिज्म है ये बेसिकली प्रतिक्रिया में शुरू हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो होता है वो क्लासिकल केस है मॉडर्न नेशनलिज्म का। और जर्मनी की एक और ख़ास बात रही, जर्मनी में जो नया राष्ट्रवाद आता है वो रोमांटिक नेशनलिज्म कहा जाता है। उन्होंने संस्कृति से, संगीत से, कला से राष्ट्रवाद को जोड़ा और ये एक नए फ्रेम में राष्ट्रवाद आया। हालांकि अगर हम देखें तो भारत में अगर हम आधुनिक राष्ट्रवाद की बात करें, जो आधुनिक संदर्भों में जो राष्ट्रवाद है, तो वो हमें लगभग भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय से दिखाई देता है। 1857 के बाद से लेकर के और जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन रहा, उसमें जब राष्ट्रवाद का पुट आया तभी वो पैन इंडिया मूवमेंट बना। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि ऐतिहासिक तौर पर भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया और वो कितना मजबूत होकर उभरा। सर, राष्ट्रवाद पे जो आपने पहली बात तो जो डेफिनेशन की बहुत अच्छी, और जब आपने एंडरसन की बात की थी, तो 1983-84 का जो समय है वो सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में बड़ा स्पेशल है। बहुत सारी डेफिनेशन वो 83-84 के एस्पेक्ट में हमको देखने को मिलती हैं। आपने सर जो प्रश्न किया, सर राष्ट्रवाद बना है राष्ट्र से, नेशन बना है नाशी से। नाशी का अर्थ होता है टू बी बॉर्न। अब इसके आगे हम जोड़ दें टू बी बॉर्न इन कॉमन कल्चर, टू बी बॉर्न इन कॉमन लैंग्वेज, इस प्रकार की चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो मुझे अभी आपने बहुत अच्छे से बताया कि 1857 के संग्राम के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। पर चूंकि मैं सर साहित्य पढ़ाता हूँ तो मैंने साहित्य में राष्ट्रवाद का उदय और पहले देखा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत में हम
भक्ति आंदोलन की बात करते हैं सर, भक्ति आंदोलन के आगे जो शब्द लगा है आंदोलन, ये बताता है कि किसी न किसी चीज का वहां पे स्थापित रूप से विरोध किया गया या किसी बात को आगे लाया गया, स्थापित किया गया, नया स्थापित किया गया। वहां पे सर जो सबसे स्पेशल चीज वो ये थी कि एक बड़ा वर्ग एकजुट होता है जी, और एक बड़े वर्ग को एकजुट किया जाता है। किस आधार पे? हमारी कॉमन जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, साझी संस्कृति है, उस आधार पे किया गया। तो मुझे लगता है सर कि पहली बार भारत ने राष्ट्रवाद भक्ति आंदोलन के समय देखा। उसके बाद निश्चित तौर पे जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने एक समान रूप से मजदूरों को, किसानों को, दस्तकारों को, राजाओं तक को एक समान रूप से परेशान किया। और अगर मैं बच्चों को इमेजिन करने को बोलूँ तो आप सोचिए कि किसी मार्केट में एक राजा मिलता है, एक सिपाही मिलता है, एक सैनिक मिलता है, एक दस्तकार मिलता है, उन सबको मिलके पता चलता है यार कि एक ही शक्ति है जो हमें परेशान कर रही है, वही शक्ति है जो लगातार हमारा शोषण कर रही है। तो उन लोग को पता चलता है कि हमारा शोषक एक है। जब उनको पता चलता है कि हमारा शोषण करने वाला व्यक्ति एक है, तो क्यों ना हम सब भी एक हों। तो 1857 के संग्राम के पहले से ही इसकी सुखबुगाहट चल रही थी। जैसे हम उसके पहले देखें सर, 1770 में जब बंगाल में सूखा पड़ता है, उस समय भी हमको एकजुटता की आहट दिखती है। सन्यासी विद्रोह की हम बात करते हैं, बहुत सारे विद्रोह हुए, पर ये विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पे हुए। जब राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी बात हमको देखने को मिलती है तो वही जब एक मार्केट में सब मिलते हैं, मतलब ये मैं कल्पना कर रहा हूँ बस, मतलब एक काल्पनिक सीन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब सबको लगता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही वर्ग हमारा शोषण कर रहा है, वो थे अंग्रेज। तब लोगों में एक कॉमन फीलिंग शुरू होती है राष्ट्रवाद की। हालांकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है ये उधारी का राष्ट्रवाद है। जैसे अभी आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की, नेपोलियन की बात की। मैं ये मानता हूं कि भारत का राष्ट्रवाद अपने आप में बड़ा स्पेशल है सर। ठीक है, स्पेशल इसलिए क्योंकि जिन भी जगहों की आपने बात की, या तो वहाँ पे एकदम एक ही कल्चर था, या एक ही भाषा थी, या एक ही प्रकार की प्रवृत्ति थी। भारत एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पे विविध धर्म थे, विविध भाषाएं थी, बहुत सारी संस्कृतियाँ थी। तो हमारा ये जो राष्ट्रवाद जो उस समय शुरू हुआ, देश के प्रति जो प्रेम शुरू हुआ, वो कहीं से उधारी का नहीं था सर, वो अपना बना था, भारत ने अर्जित किया। हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा हमें दिखाया गया। नहीं, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं सर कि हमारे पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। पॉलिटिकल राष्ट्रवाद जो है वो आफ्टर ब्रिटिशर्स आया, मतलब ऐसा तो कह सकते हैं। मैं वही कह रहा था सर कि हमारी संस्कृति भी तो बहुलतावादी संस्कृति सर, साझी संस्कृति है जी। इसके पहले मैंने इसीलिए भक्ति आंदोलन का उदाहरण दिया कि वो पहली बार था जब संस्कृति के आधार पर उतरा। अब तो और चीजों, क्योंकि दस्तकार उसमें जुड़ा रहा है, उसमें स्टूडेंट जुड़ा रहा है, उसमें राजा भी जुड़ा रहा है जो पहले नहीं जुड़ा हुआ था। तो एक हम कह सकते हैं कि साझा राष्ट्रवाद भारत ने देखा। ठीक है, राष्ट्रवाद के बहुत सारे आयाम भारत ने देखे, राजनीति बदली, भारत आज़ाद हुआ। गांधी जी जब आए, गांधी जी के आने के बाद जो आंदोलन हुए, जैसे अगर मैं बात करूं तो चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, असहयोग आंदोलन हो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के पुट को सामने रखा। हालांकि गांधी जी राष्ट्रवाद के टर्म से उतने उससे संज्ञान नहीं लिया उन्होंने, उनके हिसाब से ये राष्ट्रवाद कम है। लेकिन फिर भी बाद के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस गांधी जी के इन प्रयासों को, या देश के एकजुट प्रयासों को, राष्ट्रवाद के तौर पर रखा। खैर सर, राष्ट्रवाद के आपने वैश्विक इतिहास की बात की, मैंने राष्ट्रीय इतिहास की बात की। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अपने वास्तविक पहचान के रूप में राष्ट्रवाद क्या है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें। क्योंकि सर हमने प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स की बात की है, पर इसमें थोड़ा और इन डेप्थ जानना होगा, क्योंकि एकदम जिसे कहते हैं ना कि मोती प्राप्त करने के लिए थोड़ा और अंदर जाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे सर कि वास्तविक पहचान के रूप में राष्ट्रवाद आपके हिसाब से क्या है? जी सर, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला कि राष्ट्रवाद आपकी पहचान है, आपकी रूट है, आप वहाँ से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं। इस पर मैं दो तरह से इसको कवर करूँगा। एक केस मैं ग्लोबली लूँगा और एक इंडिया का केस लूँगा। तो अगर हम ग्लोबली केस लें तो हम देखते हैं जो अरब कल्चर है, जैसे मैंने आपको भगवान राम का एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से अरब कल्चर में देखें तो एक फेज़ इस्तेमाल होता है वहाँ पर, हुब्बुल वतनी अल ईमान। इसका मतलब होता है कि देश से प्रेम करना न केवल नैतिक कर्तव्य है, बल्कि ये ईमान यानी कि आपके ईश्वर के प्रति डेडिकेशन का भी हिस्सा है। और यही फेज़, चूँकि ये अरेबिक कल्चर में है, और ईरान में जब आप आएंगे तो ईरान में पर्शियन ज़्यादा बोली जाती है, तो पर्शियन में यही फेज़ जब कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं दोस्त दस्त वतन बख्श अज ईमान अस। इसका मतलब है कि वतन से मोहब्बत,
ईमान का हिस्सा है, सेम मीनिंग है। लेकिन मैं इसको क्यों यहाँ पर कह रहा हूँ, अभी आपने देखा ईरान और यूएस का क्लैश हुआ, और ईरान और यूएस के क्लैश में अगर आप ध्यान देंगे तो राष्ट्रवाद का एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल दिखाई देगा। जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने एक बयान दिया, और उस बयान को ध्यान से सुनिए, आपको राष्ट्रवाद की खुशबू वहाँ से मिलेगी। वो कहते हैं कि जो लोग ईरान, इसके लोगों और इतिहास को जानते हैं, वे लोग कभी भी इस राष्ट्र को धमकी की भाषा में बात नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ये राष्ट्रवाद है, जहाँ पर राष्ट्र का हर लीडर से लेकर हर बच्चा ये मानता है कि ये हमारे लिए प्राइड है। और यहाँ से हमें दिखता है कि हर सभ्यता में, हम केवल भारत की बात क्यों करें, हर सभ्यता में, मैंने नेपोलियन की बात करी, मैं ईरान की भी बात कर रहा हूँ। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जब आप देखते हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते, पूरा देश खुश होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, लैंग्वेज नहीं होती, जिस लैंग्वेज की वॉर हो रही है वो लैंग्वेज नहीं होती। सचिन तेंदुलकर पूरे देश में क्रिकेट के गॉड हैं, पीटी उषा जीतती हैं, पूरा देश खुश होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्थ से हैं या साउथ से हैं। इसी तरीके से चंद्रयान 3 जब लॉन्च होता है, वो पूरे देश के लिए प्राइड की बात होती है, ट्रेंड करने लगता है ट्विटर पर इंडिया फर्स्ट करके। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं सबसे रिसेंट बात करूं, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप पाएंगे कि किस तरीके से हर भारतीय की पहचान बना, जो पाकिस्तान के प्रति हमने रिटेलिएट किया। कांग्रेस पार्टी के लीडर हों, शशि थरूर की बातें सुनिए, है ना, इस तरीके से आप बाकी शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनकी बातें सुनिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओवैसी साहब की बातें सुनिए, जो ग्लोबली जाकर के भारत का पक्ष रखते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग पक्ष रखते हैं कि हर भारत का वासी उनके विचारों से आनंदित होता है। ये है राष्ट्रवाद, ये हमारी पहचान है, हम जुड़ते हैं। और देखिए, किसी भी जुड़ाव की पहचान, रियल पहचान तब होती है जब हम संकट में होते हैं। बाकी समय तो घर में भी लोग मतभेद रखते हैं, लेकिन घर होने का मतलब यही होता है कि जब कोई बाहर से समस्या आई तो घर का हर बच्चा, हर व्यक्ति एक साथ है। और ये आप भारत में हमेशा से देखते हैं, हमारी विदेश नीति हो या आंतरिक नीति हो, जब भी कोई बाहरी समस्या आई, इंदिरा जी ने परमाणु परीक्षण किया, पूरा पक्ष विपक्ष सब एक साथ थे। अटल जी ने परीक्षण किया तो भी पक्ष विपक्ष एक साथ। बिल्कुल, वो पार्टी लाइन नहीं है। और ये हमें एक देश के रूप में, एक आइडेंटिटी के रूप में जोड़ता है। हमारे साइंटिस्ट कुछ भी करते हैं, पूरा देश खुश होता है। तो ये जो पहचान हमने बनाई है, ये पहचान ग्लोबल है, और इसी पहचान को हम राष्ट्रवाद के नाम से देखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन सर, ये तो सब वो क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन हो गया। महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम रिसेंट इंसिडेंसेस में देखें तो राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर, एक राजनीतिक हथियार के तौर पर यूज़ होते हुए हमने कई बार देखा है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसे अनावश्यक प्राइड की तरह दिखा करके लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। क्या वास्तव में सर ये उचित है कि हम इसको राजनीतिक हथियार के तौर पर देखें, या आप कुछ इंसिडेंसेस जैसे बता सके जहां पर हम इसको राजनीतिक हथियार की तरह देख रहे हों? बिल्कुल, बहुत अच्छे एंगल पे लेके आए, क्योंकि हर चीज़ के, हर किसी भी विषय के दोनों पहलू हमें समझने चाहिए। सर, जब हम राष्ट्रवाद के विकास की बात कर रहे थे तो मार्क्स और एंगल्स ने कहा कि राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है, जो राष्ट्रवाद है। और लेनिन, जो रूसी क्रांति के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जहां पे भी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग को रोकने के लिए राष्ट्रवाद का बिस्किट थमा देता है, ये उन्होंने कहा। इसका उदाहरण बहुत तुरंत से ही हमको देखने को मिलता है जब जर्मनी में हमें हिटलर देखने को मिलता है। हिटलर वहां पे समस्त जर्मनी को यहूदियों के खिलाफ भड़काता है। एक बहुत अच्छी मूवी है सर, जोजो रैबिट। उसमें वो जो बच्चा रहता है, वो बच्चा कहता है कि उसके माता पिता ने उसको बताया था कि जो यहूदी होते हैं वो उल्टा लटकते हैं, खून पीते हैं और चमगादड़ जैसे होते हैं। इसी दौरान उसकी एक दोस्त बनती है जो यहूदी होती है, और उसको मिलने के बाद बहुत देर तक वो सोचता है कि ये तो उल्टा नहीं लटक रही है, खून तो नहीं पी रही है। तो राष्ट्रवाद कई बार हमको बरगलाने के सेंस में भी दिखता है। इसका मैं एक सर आपको एक कोट करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री राष्ट्रवाद के साथ एक प्रश्न जोड़ते हैं। वो प्रश्न ये है कि जहाँ पे भी आपको राष्ट्रवाद एक टूल के रूप में समझना है, तो आप ये देखिए कि वो राष्ट्रवाद
खुद को साबित करने के लिए क्या किसी अन्य को तलाश रहा है? वो अन्य कोई अल्पसंख्यक वर्ग भी हो सकता है, वो अन्य कोई पड़ोसी देश भी हो सकता है, वो अन्य कोई बड़े स्तर पे कोई लॉबी करता भी हो सकता है। अगर वो राष्ट्रवाद को उभारने के लिए किसी अन्य को तलाश रहा है तो ये एक पॉलिटिकल टूल है। जी बिल्कुल। जैसे अभी आपने सर कहा कि भाषा के स्तर पे या धर्म के स्तर पे कई बार आपने कुछ संगठनों की बात की थी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च हुआ था, CSDS का रिसर्च था। उस रिसर्च में जो मध्य और उत्तर मध्य भारत के लोगों के बीच में रिसर्च कराया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आपको हिंदू होने पे, हिंदी भाषी होने पे गर्व है? राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में पूछा गया था। तो उत्तर और उत्तर मध्य भारत के, बेसिकली आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोगों की बात कर लीजिए, तो उन लोगों ने उसमें से लगभग 86% ने कहा कि हाँ हमें गर्व है। यही सर्वे दक्षिण भारत में भी कराया गया और यही सर्वे पूर्वोत्तर भारत में भी कराया गया। वहाँ पे 33 से 39% तक लोगों ने ही कहा कि नहीं, मतलब उतने लोगों ने माना कि हाँ हमें भारतवासी होने पे या हिंदू होने पे या हिंदी समझने पे या बोलने पे गर्व है। ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो खुद से, जैसे हमने 1857 में देखा, स्वतः स्फूर्त प्रेरणा थी, वो अब राष्ट्रवाद किसी अन्य डायरेक्शन में जा रही है, वो किसी अन्य को खोज रही है। अब मैं उस अन्य को आपके सामने नहीं कहता, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि वो अन्य किसको खोजती है। पर निश्चित तौर पे जैसे हम विदेश की बात करते हैं, चाहे हम ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की बात कर लें या हम तुर्की के जो इस समय के सदर हैं उनकी बात कर लें। अभी आपने सर बहुत अच्छे से ईरानी क्रांति की बात की। मुझे याद आता है कि ईरानी क्रांति से पहले ईरान भले ब्रिटेन और USA का पिट्ठू रहा हो, पर वहाँ पे महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। आपने सर भी ईरानी क्रांति की बात की और उनके सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की बात की। उनके आने के बाद जो महिलाओं की स्थिति है या जो सामाजिक स्थिति है वो खराब हुई है। तो अगर राष्ट्रवाद अगर स्वतः स्फूर्त और अच्छी विचारधारा है तो हर दिशा में हमको विकास होते दिखना चाहिए था, वो तो हमें दिख नहीं रहा है। इसके उदाहरण हम अपने देश में भी कुछ जगहों पे ले सकते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं। खैर सर, डिस्कशन बहुत लंबा चला जाएगा, पर फिर भी मैं कहता हूं कि जो अन्य किसी टूल का इस्तेमाल करके अगर राष्ट्रवाद को सामने लाया जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रवाद को टूल के रूप में, कंधे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, जब आप UPSC के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं तो आपको बहुत बैलेंस्ड रहना होगा। मैं एक वीडियो में मैंने सर बताया कि बच्चों को कि आपको जब उत्तर लिखिए तो बहुत बैलेंस रहिए, तो उसमें कुछ राष्ट्रवादी तथाकथित लोग आ गए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, देश पहले। तो बेटा देखो, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपने उत्तर को उतना ही बैलेंस रखना है जितना आप पंकज सर को उत्तर देते देखते हैं, तो आपको बहुत ही बैलेंस रखना होगा। खैर वापस आते हैं सर प्रश्न पे। तो सर हमने राष्ट्रवाद के प्रो पे बात की, कॉन्स पे बात की, वैश्विक स्तर पे कैसे टूल के रूप में देखा जा रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और जोड़ना चाहूँगा। जब शुरुआत में राष्ट्रवाद की बात हो रही थी तो लेनिन की मैंने बात की। उन्हीं लेनिन का जो USSR है बाद में जाके एक अलग प्रकार के राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा है। अभी हम अगर पुतिन की बात कर लें और विश्व में अगर राष्ट्रवादी नेताओं की बात कर लें तो पुनः हमको पुतिन वहीं पे स्थापित दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, वे लोग जो सिद्धांत को वास्तविकता में पालन करना चाहते हैं वो पालन कर सकते हैं, अदरवाइज जब वो प्रैक्टिकल में आते हैं तो फेल हो जाते हैं, जो हमने राष्ट्रवाद के केस में देखा। बाकी सर डिस्कशन तो बहुत लंबा चलेगा। अंततः लास्ट में अगर आप इसको कंक्लूसिव रिमार्क्स की तरफ अगर बढ़े तो सर आप राष्ट्रवाद को किस रूप में देखना चाहेंगे, स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रवाद मेरे नज़रिए में एक बहुत इसेंशियल अवधारणा है। राष्ट्रवाद या कोई भी अवधारणा स्वतः स्फूर्ति सामान्यतः नहीं होती। आप किसी चीज़ की क्रिया या प्रतिक्रिया में ही किसी भी भावना को उभार सकते हैं। जैसे आपने बोला कि भारत में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, लेकिन ब्रिटिशर्स आए तो राजनीतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एकीकरण भारत का जो हुआ वो इसी के परिणाम स्वरूप देखें तो धीरे धीरे हुआ। तो राष्ट्रवाद एक अलग इशू है और समाज की जो विषमताएं हैं वो राष्ट्रवाद के कारण ही हैं, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। समाज कैसे बना और किन अवधारणाओं पर बना, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। तो जैसे आप देखिए, आप बात कर रहे थे, ईरान की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था एक अलग मुद्दा ज़रूर है, लेकिन जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जहाँ पर आप अपने नेशन पर गर्व करते हैं, वो बहुत इसेंशियल है, क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा है। उसका राजनीतिकरण जब आप कर देते हैं, बिल्कुल मुद्दा वहाँ पर आता है। मुझे याद आता है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम भारत का राष्ट्र कवि भी कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में वो लिखते हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। लाइकवाइज जब आप एक बार खड़े हो जाएं और वंदे मातरम सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो फ्लो है, वो ये खून में बहने वाली वो धारा है जो आपको जोड़ती है आपके देश से। निश्चित तौर पर
किसी भी भावना के साथ अगर आप दुरुपयोग करेंगे, उसको राजनीतिक टूल बनाएंगे, तो वह उचित नहीं होगी। लेकिन वो राष्ट्रवाद ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, अपनी पहचान के लिए और हमें दुनिया में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से ज़रूरी है और समाज में होना चाहिए। सिर्फ इसका नकारात्मक प्रयोग नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया और द्विवेदी युग के शानदार कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों को आपने कोट किया। एक पंक्ति और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि हिंदिया में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो अगर भारत देश को अपनी संस्कृति पे गर्व करना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। विभिन्न देशों ने अपनी संस्कृतियों पे गर्व की है, वो आगे बढ़े। राष्ट्रवाद के अगर टर्म्स में देखा जाए, जैसा सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि राष्ट्रवाद कहीं से बुरा नहीं है। हाँ, टूल के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है और थोड़ा डिरेल हो जाए, लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में हम राष्ट्रवाद के साथ जाते हैं तो कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हुए। मैंने आपको भक्ति आंदोलन की बात की, आज़ादी के आंदोलन की बात की। भारत दुर्दशा में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की दुर्दशा को समझाते हैं तो दरअसल वो भारत के लोगों को, जो उस समय का जनमानस था, उसको उद्वेलित करना चाहते थे। वो बस ये बताना चाहते थे कि वो जनता जो बुझे हुए संयोग के साथ बैठी हुई है, वो जनता भी उठ खड़ी हो सकती है। जिस प्रकार से सर ने बताया कि उठ के जब वो अपने राष्ट्र पे गर्व करेगी, अपनी संस्कृति पे गर्व करेगी, तो बहुत आगे जा सकती है और देश को और बड़ा बना सकती है। तो आशा करते हैं राष्ट्रवाद पे डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को फिर से एक बार प्रॉमिस करते हैं कि अगले बार नए विषय के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।